आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सर, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते। सर नमस्ते सर। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। तुम्हारे कम साथी आए हैं आज। हाँ सर, हर दिन की अपेक्षा तो आज कम है। गुड आफ्टरनून। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या सवाल है आज तुम लोगों के पिटारे में? सर, आपने उस दिन मैंने पूछा था स्त्री सशक्तिकरण में महिलाएं बाधक है, तो आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर वो तो ठीक था। मेरे एक सवाल था सर, जैसे स्त्रियों का एक धड़ा जो नारीवादी है, वो ये कहता है कि अगर आपको बराबर आना है तो पुरुषों की तरह पहनावा पहनिए आप। फिर पुरुषों की एक तरह धड़ा क्या करना होगा? पहनावा पहने, जैसे जींस वगैरह, टी शर्ट हो या जैसे, हाँ। तो शायद हम उनकी बराबरी आए। या एक धड़ा ऐसे कहता है कि कुछ स्त्रियां, उन्हीं का एक वर्ग ये कहता है कि स्त्री के जो वेशभूषा है उसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे कि उन्हें ये महसूस हो कि हाँ, हमारा भी एक वर्ग है इस समाज में, हम भी मतलब कुछ अपना महत्व रखते हैं। तो सर क्या क्या बराबरी किस तरीके से सर इसका मतलब क्या होगा सर, ये थोड़ा सा। अच्छा, चलिए। पढ़ाई लिखाई में स्त्रियों में इतनी रुचि बढ़ी है, बड़ा स्वागत योग्य मसला है। नहीं तो आज से और सर केवल पहनावा बस बदलने से चेंज तो सर पॉसिबल है सर। केवल पहनावा बदलने से चेंज पॉसिबल है, ये कह रहे हैं आप? पॉसिबल नहीं है सर, हमें जहाँ तक लगता है सर। अच्छा। क्योंकि लोगों की जब तक लोगों की मानसिकता में चेंज नहीं आएगा तो पहनावा मात्र से कहाँ तक ये कहा जा सकता है सर। तो स्त्री पे कोई और सवाल हो तो स्त्री एक साथ लें फिर। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। शुभम बोल रहे थे सर। नमस्ते, बोलो। सर ये जो यूक्रेन का संकट है। किसका संकट? यूक्रेन यूक्रेन रसिया वार। हम्म। तो इसमें सर जब वहाँ से लोगों को वो किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, हम्म। तो प्राथमिकता सर स्त्रियों को और बच्चों को दिया जा रहा है। हम्म। अर्थात स्त्रियों को युद्ध में शामिल होने के लिए हम्म। एक प्रकार से मना ही किया जा रहा है कि आप लोग सेफ कंट्री में चले जाइए, शरणार्थी के रूप में। तो सर क्या ये अभी यूरोपियन सोसाइटी में भी ये मानसिकता है कि स्त्रियां दोयम दर्जे की हैं, दे कुड नॉट इन्वॉल्व इन वॉर? इस प्रकार की सर मानसिकता केवल भारतीय संस्कृति या एशियन संस्कृति में तो नहीं है, वहां भी देखने को मिल रहा है। एक जब क्रिटिकल कंडीशन आ जा रहा है, तो सर किस प्रकार से इसको मतलब एशिया संस्कृति को इसी आधार पे ये लोग मार्जिनलाइज करते हैं। लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन है तो वहां पे भी ये सब देखा जा रहा है। अच्छा। क्यों स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती हैं? क्यों वो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकती हैं? क्यों वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं? बच्चों को मान लीजिए सर, ठीक है बच्चे जाएं, लेकिन स्त्रियों को भी तो वहां रोकना चाहिए। इफ दे इम्पावर, वहां पर अगर उनको इम्पावर किया गया है सर, तो ऐसा तो होना चाहिए था। लेकिन सर कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में भी ये सब चीजें होंगी, तभी तो ऐसा किया जा रहा है कि पहले बच्चों को स्त्रियों को सेफ जोन में ले जाया जाए। अच्छा, ठीक है। यानी वहाँ पे लैंगिक शोषण को लेकर के, उनका लैंगिक शोषण हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसको भी, लैंगिक शोषण को भी अभी भी हम लोग उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, स्वाभिमान के दृष्टिकोण से। एक प्रकार से वो क्या कहते हैं उसको, वो प्राइड या। समझ गया जी सवाल। सर मेरा एक सवाल है सर। सर आप
के जस्टिस वाले लेक्चर में हमने सुना था, पढ़ा था आपसे हम्म कि जो सिर्फ कोल्ड वार है सर, कोल्ड वार हुआ था, वो सर दो आइडियोलॉजी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था सर। हम्म सर वो दो आइडियाज सर एक बार फिर से बता देते सर तो अच्छा होता सर, समझ में अच्छे से नहीं आया था सर। उसको तो वहीं समझाएंगे, फिलॉसफी वाले लेक्चर में पूछिएगा फिर से। अच्छा ऐसा सर। भाई लेक्चर का कोई मसला अगर उसका संदर्भ उसमें आ रहा है ये सर। तो लेक्चर तो सबने सुना नहीं है, हाँ तो सर, राइट उसके पूरे संदर्भ को बाकी लोग कैसे समझेंगे? सर। सर कोल्ड वार का इशू था इसलिए हमने सोचा कि शायद जस्टिस वाले उसमें नहीं हाँ, सही लेकिन रहे। चूंकि आपने लेक्चर के संदर्भ से पूछा है ना, यस सर, यस सर। तो लेक्चर के नहीं संदर्भ वैसे से भी सर इसको देखा जाए सर तो एज अ हिस्ट्री देखा जाए सर तो इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब वो दो आइडियाज कौन कौन सी हैं सर? सर एक केरला मॉडल और गुजरात मॉडल जो है, हम्म जिस पर अमर्त्य सेन जी कहते हैं, और साथ में मोदी जी के जो गुरु हैं, क्या नाम का, भगवती दास जी जो भी हैं, तो सर भारत के संदर्भ में कौन सा मॉडल सर उचित बैठेगा? जो बहस भगवती और अमर सेन नहीं सुलझा पाए उसको मैं कैसे सुलझाऊंगा? ठीक ये तो कुछ ज्यादा बड़ा आस्क हो गया। ठीक मैं बता सकता हूँ कि मॉडल क्या है, लेकिन उसको सुलझा पाना मेरे बस का मसला नहीं है। हाँ ठीक। हम्म। फिर भी भारत के संदर्भ में सर कहाँ तक मतलब बेस्ट कौन सा रहेगा? और कोई सवाल? केरला मॉडल गुजरात मॉडल पर एक सवाल है, आइडेंटिटी और डिफरेंस पर सवाल है, ये दोनों प्रियव्रत के सवाल हैं। हनुमंत लाल का सवाल है कोल्ड वॉर पर, और प्रियव्रत ने ही सवाल आइडेंटिटी डिफरेंस वाला एक पूछा था कि स्त्रियों को पुरुषों के समान पहनावा या पुरुषों से अलग पहनावा, इसमें कौन सी बात ठीक होगी। और शुभम का सवाल है कि जब स्त्री सशक्तिकरण में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी की बात कही जाती है, खासतौर पर यूरोप में, तो फिर युद्ध में भी उस बराबरी या उस एम्पावरमेंट के नोशन को क्यों नहीं यूज किया गया। और कोई क्वेश्चन? जी सर, जी बताएं। मेरा क्वेश्चन है सर, निर्मल बोल रहा हूँ। हाँ निर्मल बोलो। सर वो जो एक स्टेटमेंट मैंने सुना है कि भावनाओं के आधार पर जीने की चाहत नहीं होती। किसके अगर आधार पर? भावनाओं के आधार पर जीने की चाहत नहीं होती, अगर भावनाओं के आधार पर जीने की चाहत होती तो फिर तर्कों के आधार पर मार क्यों मिलता? ऐसा सेंटेंस है सर, तो उसका अगर मीनिंग क्या है भावनाओं सर? के आधार पर जीने की चाहत होती तो क्या होता? तर्कों के आधार पर मार क्यों मिलती? तर्कों के आधार पर क्या मिलती? क्लियर नहीं, मार आवाज थोड़ी मार गूंज रही। वो शायद चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ला ना हाँ, किताब, रामचंद्र शायद शुक्ल, उसका शुक्ला नहीं, स्टेटमेंट है वो सब। हाँ रामचंद्र शुक्ल। हाँ, रामचंद्र शुक्ला सर, तो चिंतामणि का सेंटेंस ऐसा मुझे लग रहा है सर, तो उसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था। लास्ट लाइन जो है आपकी, जो तर्क के आधार पर जो बोला आपने, वो तर्क के आधार पर मार क्यों मिलता? ऐसा मार क्यों तर्क मिलता? हाँ, मार क्यों मिलता? किस निबंध से है ये? ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ये चिंतामणि से, ऐसा मुझे लग रहा है रामचंद्र शुक्ला का। शुक्ला ऐसा मुझे नहीं, लग रहा शुक्ल है, वो शुक्ल है। हाँ, शुक्ला और शुक्ल शुक्ल में शुक्ल अंतर होता है। हाँ, वो शुक्ल रामचंद्र सर, शुक्ल है। हाँ रामचंद्र शुक्ला। चलो तुम आ की मात्रा लगा ही दे रहे हो अपनी तरफ से प्यार में। नहीं 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 सर, शुक्ला है। तो समझा दीजिए तो ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या था? अब ये तो ना चिंतामणि के किस निबंध से तुम पूछ रहे हो? रामचंद्र शुक्ल में चिंतामणि में मनोविज्ञान पर निबंध हैं ढेर सारे। अच्छा, तो उसमें मायने ऐसे बताया जा सकता है, लेकिन शुक्ल जी ने किस संदर्भ में लिखा है वो तो उस निबंध को ध्यान से देखने के बाद ही बताया जा सकता है। तर्क और भावना का संबंध जो है, ये इस पे कुछ सवाल अगर आपका बनता है तो उसको सामान्य तौर पर हल किया जा सकता है। ठीक है, और कोई सवाल? चलिए इतने सवालों से बातचीत करते हैं। आज आपके
साथी भी कम आए हैं। पहला सवाल है जिसको हम कहते हैं जेंडर डिस्कोर्स में आइडेंटिटी बनाम डिफरेंस डिबेट। आइडेंटिटी बनाम डिफरेंस। देखो, जब स्त्रियों के सशक्तिकरण की डिबेट शुरू हुई तो एक सवाल ये उभरा कि व्हाट इज द एंड गेम, आखिर में हम इससे क्या प्रूव करेंगे। तो एक धड़ा था स्त्रीवादियों का जिसने कहा कि हम आखिर में ये प्रूव कर देंगे कि जो पुरुषों के श्रेष्ठ समझे जाने वाले गुण हैं या जो पुरुषों का तौर तरीका है उसको स्त्रियां भी अपना सकती हैं, स्त्रियां भी उन गुणों के साथ जी सकती हैं और उन गुणों को धारण कर सकती हैं। और इस आधार पे जो ये कहा जाता है कि पुरुष पैदाइशी अलग किस्म के गुण लेके पैदा होते हैं, स्त्रियां अलग तरह के गुण लेके पैदा होती हैं, हम इसको तोड़ देंगे। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जो लैंगिक भेद करने के लिए गुणों का बंटवारा किया जाता है, उस गुणों के बंटवारे को हम तोड़ देंगे। आपने सुना होगा कोई स्त्री अगर सिगरेट पिए सार्वजनिक तौर पर तो लोग कहेंगे कि स्त्रियोचित नहीं है ये। बहुत सारे पुरुष सार्वजनिक जीवन में आपको सड़क के किनारे किसी सिगरेट की शॉप पर खड़े हुए सिगरेट पीते हुए दिख जाएंगे, उनको देखकर कोई चौंकता नहीं है। लेकिन अगर आपको सिगरेट की दुकान पर स्त्रियां जगह जगह खड़ी होके सिगरेट पीती हुई दिखाई दे तो जितनी स्त्रियां सिगरेट पी रही होंगी उतनी उनको देखने वाले लोग जुट जाएंगे, क्योंकि लोग मानते हैं कि स्त्रियां सिगरेट कैसे पी रही, ये उनका काम नहीं। तो एक स्त्रीवादियों का मानना था कि जीवन के शैली को लेके, पहनावे को लेके, गुणों को लेके जो ये डिवीजन किया जाता है कि ये पुरुषों के लिए ठीक, ये स्त्रियों के लिए ठीक, ये बात स्त्री सशक्तिकरण में बाधक है और इसको तोड़ देना चाहिए। इसी धड़े को कहा जाता है आइडेंटिटी के समर्थक, कि पुरुषों और स्त्रियों की आइडेंटिटी एक होनी चाहिए। नर मादा अलग अलग होंगे, नर का शरीर अलग होता है, मादा का शरीर अलग होता है, लेकिन इस शरीर के अंतर के अलावा, जैविक अंतर के अलावा बाकी भाषा, बोली, पहनावा, इन सब में कोई और अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे पुरुष बहुत बात बात में गाली बकते हैं, स्लैंग्स बहुत बोलते हैं, तो तुमने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा तमाम कस वर्ड्स जिनको हम गालियां कहते हैं, वो हॉलीवुड की फिल्मों में स्त्रियां भी बोलती हुई दिखाई देती, क्योंकि माना गया कि ये बात नहीं चलेगी कि पुरुष तो गाली देगा और स्त्रियां जो है वो सती सावित्री बनी रहेंगी। भाषा एक करो, पहनावा एक करो। अगर पुरुष एक तरह का पहनावा पहन सकता है तो स्त्रियां भी वैसे पहनेंगी। वो जीन्स पहनता है तो हम भी जीन्स पहनेंगे, वो बाल छोटे रखता है तो हम भी बाल छोटे कर लेंगे, टॉम बॉय की तरह। ये जो आइडिया था, इससे माना गया था कि जो कल्चरल डिवीजन किया गया है कि स्त्रियों का पहनावा अलग, उनका खान पान अलग, उनकी भाषा बोली अलग, वो थोड़ी शर्मीली होनी चाहिए, वो मेकअप करेंगी, उनमें लज्जा का गुण होगा, कोमल होंगी, इन सारी बैरियर्स को तोड़ दिया जाए और एक समय कल्चर में पुरुषों और स्त्रियों के बीच कोई भेद ना बचे। इससे जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो टूट जाएगा। दूसरे स्त्रीवादियों ने यह कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो असल में आपने जेंडर के बैरियर को तोड़ा नहीं, बल्कि पुरुषों की जीवन शैली स्त्रियों से सुपीरियर थी, पुरुषों के गुण, पुरुषों का पहनावा, पुरुषों की भाषा ज्यादा श्रेष्ठ थी, इसको आपने स्वीकार कर लिया और इसीलिए आप पुरुषों जैसा बनने को सशक्तिकरण मान रही हैं। आप मान रही हैं कि स्त्री पुरुष जैसी बन जाए तो सशक्त हो जाएगी। तो अगर आप पुरुष जैसा बनना चाह रहे तो इसका मतलब आपने मान लिया कि पुरुष श्रेष्ठ है, उसके गुण श्रेष्ठ हैं, इसलिए स्त्रियों को भी पुरुषों के गुणों को धारण कर लेना चाहिए। तो ये तो एक तरह से पितृसत्ता को अप्रूवल मिल गया। पैट्रियार्की यही कहती है, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष के गुण श्रेष्ठ, पुरुष में विवेक है, पुरुष साहसी है, इसलिए पुरुष होगा निर्णय करता, डिसीजन मेकर, पुरुष होगा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला सेना और पुलिस में,
स्त्रियां ये सब काम नहीं करेंगी। तो आपने भी अगर ये मान लिया कि साहस, विवेक और उससे जुड़े तमाम पुरुष के और गुण यही सब श्रेष्ठ है, करुणा, दया जो स्त्रियों के गुण माने जाते थे वो सब श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आप उनको छोड़ती जा रही हैं, उल्टे आप सारे पुरुषों के गुणों को धारण करती जा रही हैं। तो आपने एक तरीके से पैट्रियार्की की उस नोशन को जस्टिफाई कर दिया कि पुरुष सुपीरियर होते हैं, स्त्रियां इंफीरियर होती हैं, इसलिए इंफीरियर स्त्रियां सुपीरियर पुरुषों के गुणों को अपने भीतर ले आने की कोशिश कर रही हैं, उन्हीं के तौर तरीके का अनुगमन करने की, फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे स्त्रीवादियों के वर्ग ने कहा कि पुरुषों जैसा बनना असल में शोषक जैसा बनना है। पुरुष शोषक है, एक्सप्लॉटर है। जैसे दलित सारे ब्राह्मण जैसा बनने लगे, उन्हीं के जैसे कर्मकांड करने लगे, उन्हीं के जैसे पूजा हवन करने लगे, तो ब्राह्मणवाद हारा नहीं, तब असल में दलितों का भी ब्राह्मणीकरण हो गया, ब्राह्मणवाद जीत गया, उसने साबित कर दिया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ठीक वैसे अगर स्त्रियां सारी बात पुरुषों की अपनाने लगे, जैसे दलित सारी बात ब्राह्मणों की अपनाने लगे, और दलित सोचें कि हम सब ब्राह्मणों जैसा कर रहे हैं इसलिए हम सशक्त हो गए, एम्पावर्ड हो गए, तो शायद वो बात गलत होगी। तो दूसरा वर्ग जो स्त्रियों का आया, उसने कहा कि असली सशक्तिकरण इस बात में नहीं है कि आप पितृसत्ता में, पैट्रियार्की में इस नोशन को और मजबूत बना दें कि पुरुष श्रेष्ठ होता है। असली सशक्तिकरण तो इस बात में है कि आप स्त्रियों के तौर तरीके जिनको पुरुषों की तुलना में हीन माना जाता था, उसके साथ गरिमा, डिग्निटी और श्रेष्ठता जोड़ दें। आप इस बात को स्वीकार कर लें कि अगर स्त्रियों में करुणा ज्यादा है, कंपैशन ज्यादा है, बेनोवलेंस ज्यादा है, दया ज्यादा है, तो ये गुण श्रेष्ठ है। साहस की जरूरत हमको कभी कभी पड़ती है, लेकिन दया करुणा की जरूरत हमको रोज पड़ती है। बच्चे की परवरिश में आपको करुणा की जरूरत है, हॉस्पिटल में नर्स में आपको करुणा की जरूरत है, सिविल सेवकों में आपको करुणा की जरूरत है, नागरिकों में आपको करुणा की जरूरत है। साहस और लड़ने की जरूरत तो केवल सेना और पुलिस वालों को हो सकती है, कुछ मामलों में नागरिकों को भी, लेकिन करुणा की जरूरत तो आपको रोज है। तो स्त्रियों को अपने गुणों के प्रति हीन भाव ना पालते हुए अपने गुणों को और मजबूत करना चाहिए। ठीक है, इस डिवीजन को मत मानो कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच कोई गुणात्मक भेद होता है, लेकिन साथ में जिन गुणों को स्त्रियों का गुण कहा गया था उनको हीन भी मत मानो, और उन गुणों को छोड़ने की कोशिश मत करो कि पुरुषों में करुणा नहीं, पुरुष थोड़ा आक्रामक है, एग्रेसिव है, तो आप भी पुरुष जैसी बनने लग रहे हैं। पुरुष गाली बकता है तो आप भी गाली बकने लग जाइए। यह तरीका ठीक नहीं है। इस समूह को कहा गया डिफरेंस वाला समूह, जो मानते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों से अपने डिफरेंस को बनाए रखना चाहिए और स्त्रियों के डिफरेंट गुणों को अपने भीतर मानने में किसी तरह की लज्जा, शर्मिंदगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बोध स्त्रियों में नहीं आना चाहिए। जब स्त्रियां अपने गुणों को लेकर आश्वस्त होंगी, सलवार सूट पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी, और इसको पहनावे को लेकर लज्जित नहीं होंगी कि पुरुषों से इंफीरियर पहनावा पहन रहे हैं, अपने मेकअप को लेकर लज्जित नहीं होंगी, अपने सौंदर्य बोध को लेके वो ये नहीं सोचेंगी कि ये तो छोड़ देने लायक चीज है, पैट्रियार्की ने हमारे ऊपर थोप दिया था इसलिए अब हम सुंदर दिखने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी करुणा को नहीं छोड़ेंगी, तो फिर असल में स्त्री सशक्तिकरण होगा। स्त्री सशक्तिकरण पुरुषों और स्त्रियों के बीच जो डिफरेंस है उसको बनाए रखकर होगा, और डिफरेंस के गुणों को सम्मान दिलाने से होगा, उनके प्रति आत्मविश्वास धारण करने से होगा। ये दो तरह के विचार हैं जो जेंडर डिस्कोर्स में पॉपुलर हुए। अब इनमें से कौन सा सही है, इस तरह का कोई जजमेंट पास करना बहुत मुश्किल है। दोनों के अपने अपने समर्थक हैं। दरअसल जेंडर डिस्कोर्स पूरी एक फिलॉसफी है, उसमें 25 ब्रांच है। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की अलग है, लिबरल फेमिनिस्ट की अलग है, एनलाइटनमेंट फेमिनिस्ट की अलग है, इको फेमिनिस्ट की अलग है, फिर अलग अलग वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, वो अलग है, आइडेंटिटी डिफरेंस वाले अलग हैं। तो बहुत सारे इसमें ब्रांचेस हैं। फेमिनिज्म कोई एक सीधी सरल आइडियोलॉजी नहीं है, उसके भीतर बहुत सारी आइडियोलॉजीज का कलेक्शन है। तो जो आपका सवाल था उसमें
अगर आप यही जानना चाहते थे कि ये क्या है डिबेट, तो उसको मैंने बताया। अब इससे कोई और सवाल अगर जुड़ा हुआ है जो मैं नहीं समझ पाया हूं तो वो आप बताएंगे तो उसका जवाब दिया जा सकता है। बहरहाल सवाल जो जिसमें मैंने समझा था मूल सवाल, क्या ये पहनावा और ये बाकी, ये पहनावे तक मामला नहीं है। आइडेंटिटी और डिफरेंस के लोगों में आइडेंटिटी वाले लोग मानते हैं कि स्त्री पुरुष जैसी बन जाए तो सशक्त हो जाएगी। उस पुरुष जैसी बनने में केवल पहनावा नहीं है, उसमें खान पान, बोली भाषा, जैसे मैंने कहा स्लैंग्स, स्त्रियां भी स्लैंग्स यूज करें, पुरुषों और स्त्रियों की बोली भाषा अलग ना रह जाए। आप जितने पैट्रियार्कल समाजों में जाते हैं, पितृसत्तात्मक समाजों में जाते हैं, जहां आज भी पैट्रियार्की ज्यादा होगी, आप बिहार चले जाइए, पैट्रियार्की बहुत है। आप ईस्टर्न यूपी चले आइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, पैट्रियार्की बहुत है। आप हरियाणा के खाप समाजों में चले जाइए, पैट्रियार्की बहुत है। आप पाएंगे इन समाजों में स्त्रियों और पुरुषों की भाषा बिल्कुल अलग अलग। स्त्रियां जिस तरह से बात करती हैं, पुरुष जिस तरह से बात करते हैं, दोनों बहुत अलग अलग। इस बैरियर को तोड़ना, एकदम बराबर भाषा, एक समान भाषा इस्तेमाल करें दोनों, तो समानता वाले लोग केवल पहनावे तक नहीं बल्कि बोली, भाषा, रहन सहन, गुण, कि अगर पुरुष जो है वो सेना में जाते तो स्त्रियां भी जाएंगी। हर वो काम स्त्री करेगी जो पहले केवल पुरुषों का काम माना जाता था। हर एक उस गुण में स्त्री पार्टिसिपेट करेगी, उसका सहभागिता होगी जिसमें पहले केवल पुरुषों की सहभागिता या पुरुषों का एक्सक्लूसिव गुण माना जाता था। साहस पुरुषों का गुण है केवल। अब वो कहेंगे नहीं, पुरुषों का नहीं, साहस स्त्रियों पुरुषों दोनों का गुण है, दोनों में पाया जाता है। ये है आइडेंटिटी वाले लोग, हर मामले में आइडेंटिटी। डिफरेंस वाले लोग कहते हैं कि नहीं, पुरुषों के सारे गुण अच्छे गुण नहीं थे। जैसे ब्राह्मणवाद को दलित अगर अपनाने लगे तो ब्राह्मणवाद का अंधानुकरण करने लग जाए तो कोई खड़ा होकर कह सकता है ब्राह्मणवाद में सब कुछ अच्छा नहीं है, उसके कर्मकांड अच्छे नहीं है, उसमें अंधविश्वास अच्छा नहीं, क्यों अपना रहे हो। शादी ब्याह में मान लीजिए बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, जिनके पास पैसा है, उद्योगपति हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब एक नया नया अमीर आदमी जिसके पास पैसा आ रहा है, वो उन्हीं को देख के अपने शादी में भी उसी तरह से या अपने बेटे की शादी में उसे खर्च करने लगे, तो लोग कह सकते हैं कि नकल मत करो उसकी, सादगी के साथ शादी करो। क्यों ये समझते हो कि तुम्हारे पास पैसा है तो उसको दिखाने की जरूरत है। ठीक वैसे कुछ स्त्रीवादी कहती हैं कि तुम अपने कोर को क्यों छोड़ना चाहती हो। तुम्हारा कोर अगर पुरुष से डिफरेंट है तो उस कोर के प्रति हीनता बोध क्यों पैदा कर रही हो। तुम्हारे अंदर के अपने गुणों को लेकर तुम में इंफीरियरिटी क्यों है। उन गुणों के डिफरेंस और उनके गरिमा को बनाए रखना, यह भी सशक्तिकरण का एक तरीका है। दूसरा सवाल है आपका, स्त्रियों को क्यों बाहर निकाला जा रहा है। जब यूरोप में बराबरी की बात की जाती है, बराबरी की बात करना और बराबर हो जाना दो अलग चीजें हैं। शुभम का सवाल था, इसका जवाब है बराबरी की बात करना और बराबर हो जाना दो अलग बात है। भारत में हम दलितों की बराबरी की बात करते हैं। इस तर्क से आप ये कह दें कि जब हम भारत में दलितों की बराबरी की बात करते हैं तो कल से दलितों को आरक्षण क्यों दें, खत्म कर दें और कह दें कि यूपीएससी में आइए, हमारे बराबर प्रतिस्पर्धा करिए, हमारा और आपका कट ऑफ एक होगा, तो ये तर्क वैध नहीं होगा। हम कहेंगे कि देखो, भारत में अभी भी सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भागीदारी कम है, वो अभी भी समाज में असमान है। अभी भी अगर आप गरीबी, असमानता के सारे पैरामीटर्स निकाल लें, सोशल असमानता के, सोशल इनइक्वालिटी के, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के, एजुकेशनल इनइक्वालिटी के, तो आप पाएंगे दलित उनमें सब पायदानों में, सबसे असमानता के सारे पायदानों में सबसे खराब स्थिति में हो। आप किसी गांव के स्कूल में चले जाएं, जो सरकारी स्कूल चलता है, सर्वे कर ले, अगर 100 बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे तो उनमें 10 सवर्ण बच्चे होंगे,
40 से 50 दलित बच्चे होंगे, 30 से 40 ओबीसी होंगे। तो गांव में स्कूल जिनमें पढ़ाई हो रही है वहां भी दलित बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। सवर्ण बच्चे सब गांव के पास ही कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है, उसमें उनके माता पिता ने नाम लिखवा दिया है, वहां पढ़ने जाते हैं। तो अभी शिक्षा की हालत ऐसी है कि अगर ये फ्री शिक्षा का आपका मॉडल ना हो प्राइमरी स्कूल का, तो दलित बच्चे शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं दलित और सवर्ण समान होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गांव से लेकर शहर तक सब जगह समान हो गए। शहर के किसी स्कूल में जाइए आप जो सबसे एलीट स्कूल हो, और उसमें जरा देख लीजिए, आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए किसी और देख लीजिए कि दलित बच्चे सवर्णों के संख्या के बराबर हैं क्या। गांव में आप जाएंगे 100 बच्चों में 20 बच्चे आपको सवर्ण मिल रहे हैं, 10 बच्चे मिल रहे हैं, 80 ओबीसी और SC ST मिलेंगे। और शहर में चले जाए उल्टा होगा, शहर में चले आएंगे तो शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में 70 बच्चे सवर्ण मिलेंगे आपको, 20-25 बच्चे ओबीसी मिलेंगे, 5 बच्चे दलित मिलेंगे। इसका मतलब है कि समानता आई नहीं है अभी। दलितों की शहर के सबसे पॉश और सबसे बड़े स्कूल में शिक्षा में भागीदारी नहीं बनी। तो कहते तो हम सब समान है, सब समान है, लेकिन समानता आ थोड़ी गई। दिल्ली में आप GD गोयनका चले जाइए, MIT ग्लोबल चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप चले जाइए, शिव नाडर स्कूल चले जाइए, शायद आपको पूरे स्कूल में जुटाने पर पूरा जुटा लेंगे 100 दलित बच्चे नहीं मिलेंगे इन स्कूलों में, क्योंकि कोई SC ST कैटेगरी तो है नहीं वहां स्कूल में, नहीं मिलेगा आपको। अब इस बात को अगर समझते हैं आप तो इससे समझिए इस बात को कि यूरोप में हमने कह दिया कि स्त्री पुरुष समान हो गए, तो क्या स्त्रियां पुरुष सब समान हो गए क्या वाकई? क्या यूरोप की सेनाओं में 50% स्त्रियां भी हैं क्या लड़ने की भूमिकाओं में? अगर आपने यूरोप में सेना में 50% स्त्रियों का बना दिया होता तो स्त्रियों को देश छोड़ने की बात कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब स्त्री सैनिक और पुरुष सैनिक साथ लड़ रहे होते। तो अगर कोई स्त्री पकड़ी जाती तो पुरुष उसके साथ दुर्व्यवहार लिंग के आधार पर या सेक्सुअल वायलेंस ना कर पाते, क्योंकि उसी टुकड़ी में जो टुकड़ी उसको पकड़ती स्त्री को, उसमें 5 पुरुष होते तो 5 स्त्रियां होती। उन 5 स्त्रियों के सामने 5 पुरुष स्त्री के साथ यौन हिंसा ना कर पाते। लेकिन आपकी सेना पुलिस का कंपोजिशन यूरोप में कैसा है? सेना पुलिस में अभी भी सेना में 100 के 100 पुरुष हैं तो पुलिस में 100 में 90 पुरुष हैं, 10 स्त्रियां हैं। ये बात बिल्कुल वैसी हो गई जैसे भारत में आप कहें कि SC ST केस दर्ज कराने जाए थाने में। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मेरी आवाज क्रैक नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है शायद आप तक पहुंच नहीं रही होगी। आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ, मेरी आवाज क्रैक होने का चांस कम है क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ बढ़िया होता है। नहीं सर, आवाज आ रही, क्लियर है। तो जो मैं बता रहा था कि अगर आप थाने चले जाए SC ST केस के मामले में, और थाने में वहां सारे सवर्ण पुलिस अधिकारी बैठा दीजिए, एक भी SC ST ना हो, और कह दिए SC के केस की जांच करो, आप मानते हैं क्या कि एक सवर्ण पुलिस अधिकारियों वाला थाना एक अनुसूचित जाति के साथ हुए जातीय हिंसा या जातीय भेदभाव से जुड़े किसी अपराध की निष्पक्ष जांच कर पाएगा? इसीलिए आपने क्या किया है, इसलिए आपने पुलिस फोर्स में पहले SC भरे, अनुसूचित जाति के लोग भरे, और जब भी SC के साथ अपराध का कोई मामला आता है कहां जाता है? उसकी जांच करता कोई SC अधिकारी भी होता है। तो जब आप ये कर दिए भारत में कि SC आदमी के साथ हुए अपराध की जांच SC अधिकारी करेगा, तब आप आज पाते हैं कि उसके साथ न्याय हो सकता है जब थाने जाएगा। अगर आपकी जुडिशरी से लेकर आपके थाने तक सब जगह सवर्ण पुलिस अधिकारी केवल होते, और हम लोग रोज चिल्लाते रहते कि सवर्ण और दलित सब समान है, सब समान है, तो क्या इससे दलितों को न्याय मिल जाता? तो आप जो पूछ रहे हैं उसमें असल में क्या है, हमने सैद्धांतिक समानता यूरोप में मान ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सारी यूरोप की संस्थाओं में हमने उस सैद्धांतिक समानता को मानने के आधार पर व्यवहार में भी स्त्रियों को बराबर भागीदारी दे दी है।
भागीदारी में समानता नहीं आई, अभी सैद्धांतिक समानता आई। अभी भी डिफेंस, आर्म फोर्सेस, कॉम्बैट रोल में स्त्रियां यूरोप में भी नहीं है, गिनी चुनी है। इसलिए वो इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, सेना पुलिस वाले इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, पैट्रियार्कल। उनकी सारी संरचना कैसी है, पैट्रियार्की वाली। तो जब किसी पैट्रियार्कल संस्था से आप लड़ रहे हैं, दो पैट्रियार्कल संस्था लड़ रही हैं, रूस की सेना में भी सारे पुलिस, यूक्रेन की सेना में भी सारे पुलिस। अब ऐसे में कोई स्त्री पकड़ी जाएगी तो पैट्रियार्की वाले पुरुषों की सोच में फंसेगी, तो उसके साथ केवल एक युद्ध बंदी के तौर पर व्यवहार नहीं होगा, उसके साथ व्यवहार युद्ध बंदी के साथ साथ एक स्त्री के तौर पर भी होगा। और वहां केवल एक सैनिक के साथ होने वाली सामान्य हिंसा के अलावा यौन हिंसा भी होगी। इसलिए स्त्रियों को पहले निकाला जाता है। जब भी हम किसी क्राइसिस में होते हैं तो वहां हम पाते हैं एथिक्स सबसे पहले टूटता है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, रूस मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो जब हम स्त्रियों को रखेंगे वहां, तो रूस और यूक्रेन की सेनाएं जो जेंडर राइट्स हैं उसको भी वायलेट करेंगी। सामान्य दशाओं में जब आप सुरक्षित समाज में रहते हैं, वहां बनाए गए नियम, और क्राइसिस में किसी संस्था का स्वरूप जब विकृत हो जाता है, जब उसमें एथिक्स काम नहीं करता, वहां इन दोनों स्थितियों में अंतर है। इसलिए स्त्रियों को निकालने की बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप स्त्रियों को तब बिल्कुल मत निकालते अगर आपने दोनों सेनाओं में पुरुष के साथ साथ स्त्रियों की पिछले 50 वर्षों में, 40 वर्षों में, 30 वर्षों में भर्ती कर दी होती, और आज दोनों सेनाओं की तरफ से स्त्रियां भी लड़ रही होती, तो निकालने की जरूरत नहीं थी। सर आपने कहा अभी कि अगर एससी जो भी है, मतलब केस हो जाए, तो अगर उसके जांच एससी अधिकारी करे तो शायद निष्पक्षता का जो मापन है वो ज्यादा होगा। सर ये बात कहाँ तक उचित है? ऐसा नहीं हो सकता कि एससी अधिकारी अगर जांच करे तो वो सवर्ण के अगर ना हो तो वो एससी का ही फेवर करे? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो अपराध होते ही पहचान के आधार पर है सर, जो अपराध पहचान के आधार पर होते हैं, उन अपराधों में हमेशा ओनस प्रूव करने का उस पर होता है जिसके खिलाफ आरोप होते हैं। देखो, हमारी न्याय सिस्टम दो तरीके से काम करती है, इसके लिए तुमको लॉ पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। दो तरह के क्राइम होते हैं। एक क्राइम वो होता है जिसमें आपको माना जाता है तब तक आप अपराधी नहीं जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा। आपको इनोसेंट माना जाता है अनटिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और आप गिल्टी है इसको प्रूव करने की जिम्मेवारी दूसरों पर होती है। आप हत्या करके जाते हैं तो आपको निष्पक्ष निर्दोष माना जाता है तब तक जब तक कि हत्या का आरोप आप पर सिद्ध ना हो जाए। आपको नहीं प्रूव करना होता कि आपने हत्या नहीं की, दूसरे को प्रूव करना होता है कि आपने हत्या की है, इसलिए वो एविडेंस जुटाता है। लेकिन दो तरह के मामले इसके अपवाद हैं, स्त्रियों के साथ अपराध के मामले, दलितों के साथ अपराध के मामले। इनमें माना जाता है कि अगर आपके ऊपर यह आरोप लग गया कि आपने स्त्री के साथ घरेलू हिंसा की है, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया है, तो आप प्रूव करिए कि आप निर्दोष हैं, आपको गिल्टी मान के हम बात शुरू करेंगे, और जब आप निर्दोष साबित कर देंगे तब आपको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हत्या जिस आदमी ने की, उस आदमी के हत्या करने का संबंध किसी पहचान से नहीं है कि उस समुदाय में हत्या करने का एक कल्चर है। आदमी है, हत्या कर भी सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। लेकिन जब आप घरेलू हिंसा का कोई केस लेके कोर्ट आते हैं तो हम मानते हैं घरेलू हिंसा का देश में कल्चर है। पुरुष घरेलू हिंसा करते हैं, 90% पुरुष घरेलू हिंसा करते हैं। वो शारीरिक ना हो तो मानसिक जरूर होती है। स्त्री को डांटते डपटते तो रहते ही हैं कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता, पैसा कैसे कमाया जाता है, घर में बैठी रहती हो, ज्ञान देती रहती हो, ये भी घरेलू हिंसा है।
एक स्त्री पूरी जिंदगी तुम्हारा बच्चा पालने में, तुम्हारा घर चलाने में लगा रही हो, तुम उसको मेड की तरह ट्रीट करके उसको रोज ज्ञान दे रहे हो, उसको रियलाइज करा रहे हो तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो इकोनॉमिकली। ये वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है। 90% पुरुष देश में मानसिक या शारीरिक हिंसा करते हैं। तो अपवाद यहां पहले वाले में क्या है? पहले वाले में आदमी ने हत्या की कि नहीं की, चोरी की कि नहीं की, पहले प्रूव होने दो, हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। लेकिन दूसरे मामले में हमारे पास एक लंबा चौड़ा हजारों साल का इतिहास है कि दलितों के साथ हिंसा श्रवण करते आए हैं, स्त्रियों के साथ हिंसा पुरुष करते आए हैं, रेप रोज हो रहा है, छेड़खानी रोज हो रही है, कोई नई बात नहीं है। तो जिस वर्ग, जब आप वर्गीय अपराध करते हैं, कोई क्लास बेस्ड क्राइम करते हैं, तब आपने वो क्राइम नहीं किया, इसको आप प्रूव करिए। इसलिए उस मामले में जब कोई पुलिस अधिकारी, जैसे स्त्रियों के साथ कोई अपराध होता है, तो हम क्या मानते हैं कि कोई स्त्री पुलिस अधिकारी जरूर वहां होनी चाहिए बयान लेने के लिए स्त्री से। अब स्त्री के साथ रेप हुआ, पुरुष पुलिस अधिकारी पूछताछ करेगा, स्त्री कितनी सहज होगी, क्योंकि अपराध उसके स्त्री होने के नाते हुआ है। इसलिए उसी पहचान के अधिकारी उसकी ठीक से बयान ले सकती, जांच पड़ताल कर सकती, क्योंकि उसमें समझ है उस तरह के अपराधों की। ठीक वैसे दलित पुलिस अधिकारी दलितों के साथ हुई हिंसा की समझ रखता है। वो भले पुलिस अधिकारी बन गया हो, लेकिन उसी बैकग्राउंड से आया जहां उसने दलित सूचक शब्दों की गालियां सुनी है बचपन में। वो जानता है कि सवर्णों और दलित की मानसिकता कैसे काम करती है, जैसे कि स्त्री अच्छी तरह जानती है घरेलू हिंसा कैसे कैसे होती है, यौन अपराध कैसे होते हैं। इसलिए आप कहते हैं नहीं, स्त्री का मामला होगा तो स्त्री अधिकारी जाएगी। वैसे ही पुलिस में कहीं अगर मामला दलित का होगा तो दलित जाएगा। तो यहां जिन मामलों में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, सवर्णों का दलितों के साथ हिंसा करने का, जाति हिंसा करने का हजारों साल का इतिहास, पुरुषों का स्त्रियों के साथ हिंसा करने का हजारों साल का इतिहास है, जिंदा जलाया है दहेज के लिए, सती प्रथा में जला दिया है, और मारपीट कर रहे हैं, आज भी रेप कर रहे हैं। तो उसमें आप जब निष्पक्षता मानते, तो निष्पक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि हम निष्पक्षता का मतलब ये मानेंगे कि उसमें हम एक वर्ग के साथ हुए अपराध के मामले में एक वर्ग की बात समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हम पहले मानते हैं चूंकि इसने अपराध की ये रिपोर्टिंग की है, दलित है, स्त्री है, तो हम मान लेते हैं कि अपराध हुआ होगा। हम यहां से मान के शुरुआत करते हैं। बाकी मामलों में मान के शुरुआत करते हैं कि हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, दोनों संभावना। यहां मान के शुरू करते हैं अपराध हुआ होगा। जब हम मान के शुरू करते हैं तब हम उस व्यक्ति पर सारा बोझ डाल देते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि अब तुम प्रूव करो कि तुमने अपराध नहीं किया है। क्योंकि इस तरह के अपराधों का एक बड़ा कल्चर है, तो हम तो ये मान रहे हैं 90% कि तुम अपराधी हो। इसीलिए इन मामलों में आपने लॉ में भी देखा होगा, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू होता है। स्त्री कह दे कि हमारे साथ रेप हुआ है, तो आप पकड़े जाएंगे पहले, उसके बाद फिर आप प्रूव करते हैं। बाकी तमाम मामले ऐसे छोटे मोटे हैं जिनमें आपको तुरंत बेल मिल जाती है, या आप नॉन बेलेबल की बजाय बेलेबल वारंट इश्यू होता है। तो ये अंतर है, इसलिए इनको अलग तरीके से आप देखते हैं। थैंक यू। अब सर अगला सवाल है केरला मॉडल और गुजरात मॉडल का, और एक सवाल है कोल्ड वॉर का। ये 2 सवाल आपके और बचे हैं। देखो, कोल्ड वॉर का जहां तक संबंध है, जो एक मैंने YouTube पर अपलोड होगा वो लेक्चर क्या मतलब, छोटा सा, वो इतिहास का अंत किसी ने पूछा था, एंड ऑफ हिस्ट्री। उसमें फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन
जो किताब है उसका जिक्र करते हुए समझाया था मैंने कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब फ्रांसिस फुकुयामा ये बताते हैं कि अब द्वंद्व खत्म हो गया और इतिहास द्वंद्व से चलता है, डायलेक्टिक्स से। इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए पक्ष और विपक्ष दो चीजें चाहिए। ये हीगेलियन आइडिया था, हीगल का आइडिया था, यही मार्क्सिस्ट आइडिया भी है। यस सर। मार्क्स और हीगल मानते हैं कि इतिहास को आगे बढ़ने के लिए द्वंद्व चाहिए, टकराव। माना जाता है कि कोल्ड वॉर इसी द्वंद्व की एक अवस्था थी, जहां दो तरह की आदर्श दुनिया के मॉडल एक दूसरे से टकरा रहे थे और दोनों अपने अपने तरीके से इतिहास की दिशा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। रूस का मॉडल था कि एक दुनिया ऐसी बनाई जाए जिस दुनिया में कोई गरीब, मजदूर, किसान इस तरह के वर्गों का शोषण ना कर सके। एक्सप्लॉयटेशन लेस वर्ल्ड होना चाहिए हमारा। और रूस मानता था ये तभी हो सकेगा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल किया जाए। निजी संपत्ति जो है लोगों ने रखी, पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने, उसको छीना जाए और अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में आ जाए। जब राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था होगी और राज्य तय करेगा किसको क्या मिलेगा, राज्य सारे उद्योग धंधे चलाएगा, राज्य व्यवसाय करेगा, तो राज्य अपने सब नागरिकों को बराबर मानकर उनके साथ समतामूलक व्यवहार करेगा और साथ में सारे जरूरी संसाधन राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इससे हम दुनिया को समतामूलक बना सकेंगे। यही समतामूलक दुनिया आदर्श दुनिया होगी। दूसरा धड़ा यूरोप का था, जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का था। वो मानते थे कि राज्य जब अर्थव्यवस्था को चलाएगा, राज्य इतना पावरफुल बन जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण होगा, लोगों की जिंदगियों पर उसका नियंत्रण होगा, कि लोग कितना कंज्यूम करें ये तक राज्य तय करेगा, किसको क्या मिलेगा ये तक राज्य तय करेगा। तो उस दशा में व्यक्तिगत अधिकार खत्म हो जाएंगे, इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। ताकतवर राज्य में नागरिक अधिकार नहीं बचेंगे और उससे उसी तरह के नाजीवादी या फांसीवादी राज्य का उदय होगा जैसा जर्मनी और इटली में हुआ था, जहां इतना ताकतवर राज्य अपने नागरिकों के सारे अधिकार खा जाएगा। नागरिक राज्य के खिलाफ बोल नहीं सकेंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे, उसकी दया पर निर्भर हो जाएंगे और तानाशाही आ जाएगी। इसलिए अमेरिका मानता था कि आदर्श दुनिया वो होगी जिसमें सब कुछ फ्री हो, आदमी भी फ्री हो, अर्थव्यवस्था भी फ्री हो। राज्य को कमजोर करो, ताकतवर मत बनाओ, राज्य को कमजोर करो, व्यक्ति को मजबूत बनाओ। रूस चाहता है कि आदर्श दुनिया बनाओ जिसमें राज्य मजबूत हो जाए, व्यक्ति उसके अधीन रहे। अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा था कि दुनिया ऐसी बनाओ जिसमें व्यक्ति मजबूत हो, व्यक्तिगत अधिकारों को, वैयक्तिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को राज्य छू ही ना सके। और ये तभी होगा जब फ्री प्रेस हो, फ्री मीडिया हो, फ्री इकोनॉमी हो। राज्य के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लोगों की जरूरत पूरी करने की जिम्मेवारी बाजार पर हो, राज्य की नहीं। इसलिए राज्य से लोग नहीं डरेंगे क्योंकि लोग राज्य पर निर्भर नहीं है। अपने बोलने के संदर्भ में लोग राज्य से कंट्रोल नहीं है। कोई स्टेट का एक दूरदर्शन या स्टेट मीडिया नहीं होगा। आपको जो चैनल चलाना है चलाइए और जो बोलना है बोलिए। इससे हम तानाशाही राज्य को पनपने नहीं देंगे और एक ऐसी दुनिया होगी जहां लोग स्वतंत्रता के साथ, फ्री विल के साथ रहेंगे। ये दुनिया आदर्श होगी। इन्हीं दो विचारों में जो टकराहट हुई कि आदर्श दुनिया का ढांचा कैसा होना चाहिए, नक्शा कैसा होना चाहिए, इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। दोनों धड़े, रूस और अमेरिका, अपने अपने खेमे में ज्यादा मुल्कों को करने की कोशिश कर रहे थे। रूस चाहता था कि हमारे आइडिया को दुनिया के ज्यादातर मुल्क स्वीकार कर लें और सब समाजवादी बन जाए। अमेरिका चाहता था कि हमारे आइडिया को सब लोग स्वीकार कर लें और सब उदारवादी बन जाए। अमेरिका चाहता है कि लोग वैयक्तिक अधिकार, पूंजीवादी मॉडल, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, इसके आदर्श को दुनिया में स्वीकार करें। तो रूस चाहता था स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट की तानाशाही,
समानता, इस मॉडल को दुनिया के सारे राज्य स्वीकार करें। इसी अपने अपने पाले में दुनिया के राज्यों को करने की कोशिश में दोनों कुछ हद तक साम्राज्यवादी होने लगे और उनके बीच एक तरह की अघोषित लड़ाई चलने लगी, क्योंकि दोनों दुनिया के देशों को जब अपने पाले में कर रहे हैं तो रूस चाहेगा कि अमेरिका के नजदीक बसा राज्य क्यूबा, लैटिन अमेरिका, वहां ज्यादातर राज्य साम्यवादी और समाजवादी हो जाएं तो हमको अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में अपनी ताकत स्टैब्लिश करने का अवसर मिलेगा। अमेरिका की शक्ति और उसके सैन्य जो संतुलन है उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। अमेरिका चाहेगा कि अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट में रूस को घेर लिया जाए और इसकी विचारधारा को आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसी लड़ाई को जो इकोनॉमी से लेकर खेल के मैदान तक लड़ी जा रही थी, मास्को ओलंपिक होगा तो उदारवादी देश उसका बहिष्कार करेंगे। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में 80 में मास्को होता है, 84 में लॉस एंजल्स होता है। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में रशियन कैंप के देश उसका बहिष्कार करेंगे। इसी को कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर दो आइडिया के बीच की लड़ाई है। वो दो आइडिया किस बात का है कि हमारा आगे का इतिहास कैसा होगा, हमारी आगे की दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस लड़ाई को आप कोल्ड वॉर कहते हैं। शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है। नितिन का एक स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है, एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन। का अर्थ क्या है? उल्टा है, अंग्रेजी अनुवाद आपने गलत किया है। इंजंक्शन कहते हैं विधि को, क्या करना है इसको बताने को, आदेशात्मक बात को इंजंक्शन कहते हैं। निषेधाज्ञा को प्रोहिबिशन कहते हैं। तो जिसने अनुवाद किया गलत अनुवाद किया है। शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है। अगर ये लिखना था तो लिखना चाहिए था एजुकेशन इज नॉट अ प्रोहिबिशन। इंजंक्शन और प्रोहिबिशन अलग अलग टर्म है। तो आपने वहां तो टर्म यूज किया हिंदी में प्रोहिबिशन वाला और अंग्रेजी में उसका उल्टा इंजंक्शन यूज कर लिया। अब इसमें तय करना पड़ेगा कि अंग्रेजी को आप मूल मान रहे हैं या हिंदी को मूल मान रहे हैं। इससे निबंध का पूरा मायने बदल जाएगा। जो लोग कहेंगे, आप मानेंगे कि अगर शिक्षा की निषेधाज्ञा नहीं, इसमें प्रोहिबिशन को ज्यादा आप महत्व दे रहे हैं, तो उसका मतलब होगा एजुकेशन का काम आदमी को यह बताना नहीं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। एजुकेशन का काम एक इंसान को अच्छा इंसान बनाना है जो ये ज्यादा समझे कि क्या करना चाहिए बजाय इसके क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझे इस तरह की शिक्षा मत दीजिए कि मुझे ये समझ में आए चोरी नहीं करना चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। इससे मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। इसके विपरीत आप मुझे ये सिखाइए कि आपको दयालु बनना चाहिए, आपको सच बोलने वाला बनना चाहिए, आपको करुणामयी बोलना चाहिए। निषेधाज्ञाओं की लिस्ट मत बताइए मुझे ये बताइए कि मैं क्या बनूं। अगर मैं करुणामयी बन जाऊंगा, सच बोलने वाला बनूंगा, अहिंसक बनूंगा, तो अपने आप उससे तय हो जाएगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा। तो निषेधाज्ञाएं मत बताइए। शिक्षा का काम निषेधाज्ञा बताना नहीं। लेकिन अगर आप इसका मतलब निकालेंगे कि एजुकेशन इंजंक्शन नहीं है, उसका काम इंजंक्शन नहीं है, तो इंजंक्शन मतलब होता है विधियां बताना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। वहां फिर आप कहेंगे कि शिक्षा का काम इस तरह की विशेष एक लंबी कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसकी सूची तैयार करना नहीं है। उल्टा शिक्षा का काम कॉन्शियंस डेवलप करना है। ऐसी अंतरात्मा का निर्माण कर दीजिए कि उसमें आदमी को बताना ही ना पड़े कि तुमको क्या करना है। करना कितना बताओगे, कितनी लंबी सूची बताओगे करने की, तब उसका मायने ये होगा। तो ये निबंध है क्या पहले तो, या जो टॉपिक ये स्टेटमेंट है क्या है, इसका मायने फिक्स होगा, तभी इससे दो इस तरह के मतलब निकलेंगे। विधि और नियम के सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका। सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की बहुत भूमिका है। आप विधि बनाते तब भी पता करते हैं कि विधि क्या होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे बिना नीति शास्त्र के? जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या उचित होता है, क्या अनुचित होता है, तब विधि कैसे बनाएंगे? नियम पर भी यही होगा। सूत्रीकरण का मतलब यह है कि आप कैसे तय करते हैं कि क्या विधि होनी चाहिए, कैसे तय करते हैं क्या नियम होने चाहिए। कई बार लोग लोकतंत्र में कहते हैं कि बहुमत की इच्छा से नियम बनेगी, बहुमत की इच्छा से विधि बनेगी। लेकिन क्या भारत में बहुमत ये कह दे कि कल से भारत में सेकुलरिज्म खत्म कर दो,
कह दे लोकतंत्र ही खत्म कर दो, तो क्या मान लेंगे आप उसकी बात? संसद में मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस 450 सांसद लेके आ जाए, 3/4 मेजॉरिटी के साथ आ जाए, और 3/4 मेजॉरिटी के साथ आने वाली पार्टी कह दे कि हम संविधान को नहीं मानते, संविधान कैंसिल, कह दे कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, क्या आप सही मान लेंगे कि जो पार्टी कर रही सही कर रही? भले उसके पास प्रचंड बहुमत होगा, तब भी उस प्रचंड बहुमत के आधार पर बनाए गए नियम और कानून आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नैतिकता के खिलाफ होंगे। तो कानून केवल लोकतंत्र प्रक्रिया या बहुमत से नहीं बनते, कानून बनते हैं इस बात की समझ से कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए नैतिकता सारे कानूनों के पीछे का आधार है। जब आप कोर्ट में भी किसी कानून को चैलेंज करते हैं तो असल में किस आधार पर चैलेंज करते हैं? नैतिकता के आधार। नियम को चैलेंज करते हैं नैतिकता के आधार पर। सबरीमाला मंदिर में नियम है कि स्त्रियां नहीं घुसेंगी, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है फला से फला एज ग्रुप की स्त्रियां मंदिर नहीं घुसेंगी। क्यों चैलेंज किया आपने? नियम तो था, आपने माना ये नैतिक नहीं है, ये स्त्रियों पुरुषों में भेदभाव करता है, स्त्रियों को साध्य नहीं मानता। तो नीति शास्त्र की यही भूमिका है कि अगर हम केवल विधियों पर जाने लगे तो फिर तो किसी राज्य में राजतंत्र, तानाशाही, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, इसके नाम पर कोई विधि बना दीजिए, जो शासन प्रणाली हो उस शासन प्रणाली के हिसाब से कोई विधि बना दीजिए। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ऐसे विधियां बनने लगेंगी कि केवल राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर विधियां बना दें आप, तो उचित और वैध नहीं होगा। सवाल का जो भाव मैंने समझा, सूत्रीकरण अगर आपने पूछा है तो उसका मायने यही होगा कि भाई हम कैसे किसी लॉ या किसी रूल को तय करते हैं कि उसको हम अप्रूव करें, उसके लिए हमारे पास क्या सूत्र है, उसमें एथिक्स की क्या भूमिका है। और आखिरी सवाल है आपका, केरला मॉडल और गुजरात मॉडल, इसमें पूछा आपने बेस्ट क्या है। मैंने इसको, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इसका बेस्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ये आपको कह देता हूं कि देखिए दोनों मॉडल अलग अलग नजरिए। एक मॉडल ये मानता है कि बाजार, निवेश, इसको आकर्षित करके विकास की राह पर चलना, आर्थिक विकास की राह पर चलना, इसको तभी अपनाया जाना चाहिए जब पहले आर्थिक लाभ लेने के लिए किसी राज्य के ज्यादातर नागरिक तैयार हो चुके हों। अन्यथा आर्थिक विकास का कोई मॉडल लेकर अगर आप राज्य में आएंगे तो उस आर्थिक विकास का लाभ बहुत थोड़े से लोगों को मिलेगा, वो समावेशी नहीं होगा। इसलिए किसी राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, HDI, उसको डेवलप करना जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इनके विकास से पहले मानवों को विकसित कर लीजिए, तब आर्थिक विकास के रास्ते पर जाइए। कि अगर कोई कंपनी भारत में आए, प्राइवेट कंपनी यहां निवेश करे और उसको लेबर फोर्स की जरूरत हो, तो स्त्री, पुरुष, दलित, सवर्ण सब एक कॉम्पिटेंट लेबर बनने की योग्यता रखते हो। ऐसा ना हो कि एक कंपनी भारत आए और वो लेबर फोर्स की तलाश करे और सारे पुरुष ही केवल लेबर बन सके, स्त्रियां बन ही न सके, क्योंकि स्त्री शिक्षा की दशा बड़ी खराब हो राज्य में। स्त्री विमेन एजुकेशन की दशा खराब हो, विमेन स्किल डेवलपमेंट में भाग नहीं लिया हो उन्होंने, उनकी स्किल डेवलप नहीं हुई हो, तो 50% आबादी क्या होगी, आपके आर्थिक विकास का लाभ नहीं ले पाएगी। यही बात दलितों के बारे में कही जा सकती है, यही बात अल्पसंख्यकों के बारे में कही जा सकती है। तब ऐसा विकास सब तक नहीं पहुंचेगा। ये मॉडल है केरला मॉडल, जो इस बात की
नुमाइंदगी करता है, इस बात को जोरदार तरीके से रखता है कि राज्य को पहले वेलफेयर पर खूब पैसा खर्च करना चाहिए और तब बाद में आगे जाकर आर्थिक विकास के लिए रोड, पुल, बंदरगाह ये सब बनाइए, उस पर पैसा खर्च कीजिए। जो गुजरात मॉडल है कहता है कि बकवास है ये। आप अगले 25-30 साल गरीबी निवारण और क्षमता निर्माण के लिए अगर धन खर्च करते रहेंगे तो आपके यहां बाजार कोई आएगा ही नहीं। 30 साल में समय इतना तेजी से आगे बदलेगा, हम चाइना से केवल 25 साल पीछे हैं, 25 साल से भी कम। 1978-79 में चाइना में लिबरलाइजेशन हुआ, आपने 91 में किया, 13 साल पीछे हैं केवल। 13 साल पहले जो चाइना इंडिया की इकॉनमी के बराबर हुआ करता था, 13 साल में उसने लिबरलाइजेशन पहले कर लिया आपसे, उदारीकरण में पहले चला गया, बाजार पहले खोल दिया अपना, इसलिए आज उसकी इकॉनमी आपकी 4 गुना से ज्यादा बड़ी हो गई। अगर आप 30 साल इस बात का इंतजार करेंगे कि पहले जनसंख्या की क्षमता बढ़ा ले सबकी, 120 करोड़ लोगों की पहले गरीबी दूर कर ले, और फिर पुल बंदरगाह बनाएंगे, फिर बाजार को आकर्षित करने के लिए काम करेंगे, तब आर्थिक विकास और तरक्की की राह पर निकलेंगे, तो दुनिया की कंपनियां आपका बैठ के इंतजार थोड़े करेंगी कि भारत तरक्की कर रहा है, अभी आर्थिक विकास के बजाय मानव सूचकांक पर कर लेगा तो इसके यहां चला जाएगा। वो दुनिया के अलग अलग देशों में जहां निवेश के लिए आकर्षक वातावरण मिलेगा, जहां सस्ती बिजली मिलेगी, जहां अच्छी रोड मिलेगी, जहां अच्छे बंदरगाह मिलेंगे, वहां निवेश कर देंगी। इसलिए पहले आर्थिक विकास ले आइए, आर्थिक विकास पहले ले आइए। आर्थिक विकास जब आप ले आएंगे, लोगों की आय बढ़नी शुरू हो जाएगी, राज्य की आय बढ़ेगी, राज्य के कल्याणकारी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। धीरे धीरे जो कल्याण है, मानव कल्याण या मानव विकास, वो धीरे धीरे रिश्ता हुआ नीचे तक, सब वर्गों तक 20, 25, 30, 40 साल में पहुंच जाएगा। जैसे 91 की बात कहते हैं भारत में हुआ। 91 के पहले ना हम मनरेगा चलाते थे, 91 के पहले ना तो हम मिड डे मील चलाते थे, 91 के पहले ना तो हम खाद्य सुरक्षा चलाते थे, सब 91 के बाद चला रहे हैं। किससे चला रहे हैं? बाजार के पैसे से। 91 के पास हमारे पास पैसा, पहले हमारे पास पैसा नहीं था। तो आप पहले विकास कीजिए, आर्थिक विकास कीजिए, और फिर उससे मसल पैदा करके तब कल्याण उल्याण कीजिएगा। निवेश पहले आकर्षित कीजिए। ये गुजरात मॉडल है। दोनों मॉडल अपनी अपनी जगह सही है। अगर आप ऐसा विकास करेंगे, एक वर्ग की आय बढ़ जाएगी, दूसरे वर्ग की आय कम होगी, समाज में संघर्ष होगा, राजनीति आपकी फ्रैक्चर्ड हो जाएगी। लोग कहेंगे ये अडानी अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीब वर्ग उससे दूर जाएगा, सरकारों के प्रति रोष पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा, हिंसा पैदा होगी समाज में, क्योंकि सबको लाभ नहीं मिल रहा है। सब गरीब हो चलता है, लेकिन कुछ लोग अमीर अचानक बन जाएं, बाकी गरीब रह जाए, तो गरीब देखते हैं कि हमारे सामने अमीर बन गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप ऐसा विकास अगर करेंगे जिसमें कुछ लोग अचानक अमीर बनेंगे, समाज के 30% लोग अचानक उनकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, 70% पीछे छूटते चले जाएंगे, 70% पूरे विकास को ड्रैग कर लेंगे। केरला मॉडल इस मामले में सही है कि आप ऐसा विकास करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा, और गुजरात मॉडल इस मामले में सही है कि आप मानव कल्याण में भारत में अगर पैसा लगाएंगे तो अगले 30-40 साल तक पैसा डालते जाइए, गरीबी खत्म नहीं होगी पूरी तरह से, स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन 30-40 साल बाद आप तंगहाल हालत में दुनिया में जाएंगे कि हमारे पास बंदरगाह नहीं, रोड नहीं, और निवेश करो। क्यों आएगा कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्यों निवेश करेगी आपके? इसलिए गुजरात मॉडल कहता है कि ये तरीका भले आकर्षक और लोक लुभावन लगता हो कि हमको सब पैसा जो है वो कल्याण पर डाल देना चाहिए, कल्याण पर ज्यादा धन खर्च करना चाहिए, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, चल नहीं पाएगा। दोनों के अपने अपने पक्ष और विपक्ष हैं, इस पर आप और पढ़ाई कीजिए, देखिए आपको क्या ठीक लगता है। मैंने कुछ उसका हिंट दिया है। तो आपका जो आज का सवाल था कोल्ड वॉर पर, केरला मॉडल, गुजरात मॉडल पर, उस पर कुछ बता दिया। स्त्रियों को बाहर क्यों निकाला जा रहा है जब स्त्री सशक्तिकरण को हम मान लेते हैं, सैद्धांतिक तौर पर मान लेते हैं, व्यवहार में उसको हमने अभी हासिल नहीं किया है।
सैद्धांतिक तौर पर किसी बात को मानना और व्यवहार में उस आइडिया को अचीव कर लेना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो अब यहीं पर आज की गूगल मीट में रोकूंगा।